को मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अभी हम लोग श्लेष्मधरा कला पे बात करने वाले हैं। श्लेष्मधरा कला अगर हम लोग देखें तो एलोपैथी मॉडर्न साइंस के हिसाब से जितना भी म्यूकोजल लाइनिंग है उसको हम लोग श्लेष्मधरा कला बोलते हैं। तो अभी हम लोग श्लेष्मधरा कला के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम लोग श्लेष्मधरा कला देखेंगे तो पूरा एलोपैथी साइंस उसको म्यूकोजल मेम्ब्रेन का जो लाइनिंग है हमारे शरीर में उसको बताते हैं। अभी हम लोग थोड़ा मॉडर्न भाग पढ़ेंगे और थोड़ा भाग हम लोग आयुर्वेद का पढ़ेंगे। तो हमारे इसमें सुश्रुत संहिता में चतुर्थी कला जो बताई है, चतुर्थी श्लेष्मधरा कला बताई है। उसके बारे में क्या बताया है, तो चतुर्थी श्लेष्मधरा सर्वसंधिषु प्राणभृताम भवती। मतलब जो चौथी श्लेष्मधरा कला होती है वह प्राणियों को समस्त शरीर में रहती है। सर्व संधिशु, सर्व जितने भी जॉइंट्स है हमारे, छोटे जॉइंट्स हो गए या फिर जॉइंट्स का मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे दो बोन्स का कनेक्शन होता है, जहाँ पे लिगामेंट्स टेंडन्स का जॉइंट होता है, जहाँ अवयव अवयव से जुड़ते हैं, या फिर जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स जुड़ती हैं, जहाँ पर भी संधि है उसको भी कंसिडर किया गया है। तो वहाँ पे श्लेष्मधरा कला होती है और ये पूरे शरीर में होती है, व्याप्त होती है। तो इसके बारे में अपने सुश्रुत संहिता में चतुर्थ अध्याय में 16 नंबर का श्लोक में क्या बताया है कि स्नेहाभ्यक्ते तथा यक्षे चक्रम साधु प्रवर्तते संदेह साधु वर्तन्ते संश्लिष्टा श्लेष्मणा तथा। मतलब कि जैसे कि अक्ष या जो धुरी होता है, जैसे कि पहले के ज़माने का आप लोग ये कल्पना करिए कि पहले के ज़माने में जो बैलगाड़ी होती थी उसका जो बीच में जो धुरी होता था वहाँ पे उसके अंदर ना ग्रीसिंग करते थे, ऑयलिंग करते थे। आजकल भी हम लोग गाड़ियों में, कार में वहाँ पे ऑयलिंग करते हैं। साइकिल में अगर चेन में अगर हम ऑयलिंग करते हैं तो साइकिल अच्छे से चलता है। उसी तरह से धुरी में अगर तेल लगा दिया तो पहिया का जो मूवमेंट है वो अच्छा हो जाता है। आजकल बॉल बेयरिंग के जो टायर्स वगैरह आते हैं तो उसके अंदर ग्रीसिंग अगर कर दिया जाए, इसीलिए हम लोग कार का सर्विसिंग और ऑयलिंग करते हैं। तो वैसे ही जो श्लेष्मा है वह उससे लिप्त जो श्लेष्मा है वो संध्या जो है उसका मूवमेंट बहुत ही अच्छे तरह से होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो मॉडर्न डॉक्टर्स ने आज उसको क्या बताया है कि वह सैनोवल मेम्ब्रेन है ना। तो सैनोवल मेम्ब्रेन जो है उसको श्लेष्मधरा कला बताया है। यहाँ पे कला कला पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो सैनोवल मेम्ब्रेन के बारे में क्या बताया है कि इट लाइन्स द कैविटीज ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। द सैनोवल membrane secretes synovial fluid that is a viscous yellow, clear or pale yellow fluid. Its function are as following: reduce friction by lubricating the joints, मतलब जितने joints हैं उनको lubricate करता है और friction को कम करता है, और absorbing shocks, जो भी shock लग रहे हैं ना उसको absorb करता है। तो ये श्लेष्मधरा कला, जैसे हमने एक जंप मारा, आप लोगों ने देखा होगा अभी ओलंपिक में सब लोग गए थे तो लॉन्ग जंप, हाई जंप ऐसे बहुत सारा हो रहा था, या पैराग्लाइडिंग वगैरह जो होता है, तो उसमें जॉइंट्स को इंजुरी ना हो तो श्लेष्मधरा कला जो है, जो सैनेवल लाइनिंग का जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्ट करता है, और उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उसको हम आयुर्वेद में श्लेषक कफ कहते हैं। अब हम आयुर्वेद के भाग से ही बात करेंगे। श्लेष्मधरा कला जो है, जहां पर भी कफ स्थान है वहां पे श्लेष्मा का जहां जहां स्थान है वहां पे श्लेष्मधरा कला होती है। तो उसके बारे में वाग्भट में क्या बताया है कि उरह कंठ शिरः क्लोमा पर्वाणी आमाशयो रसः मेदो घ्राणम च जिह्वा च कफस्य सुतरा मुरः। मतलब उर कंठ, ये जो भी भाग है वहां पे श्लेष्मधरा कला है। रस रक्त मांस, रस धातु तो है ही, लेकिन रस धातु, मांस धातु, मेद धातु, मज्जा धातु, ये चार मेन धातु है। और शुक्र धातु यहाँ पे श्लेष्मधरा कला ऐसे बताई है। सर्व शरीर व्यापी होने के बाद भी यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। उसी तरह से रक्त धातु, उरस्थान, फुफ्फुस, श्वास वाहिनियाँ और श्वास वाहिनी और श्वास वाहिनी धमनी, श्वासव स्रोतस या प्राणव स्रोतस जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हृदय, कंठ, शिर, क्लोम, पर्व, आमाशय और मेद, घ्राण, जिह्वा और सर्व संध्या, और शरीर के जितने भी कुछ कुछ अवयव है उसमें यहाँ पे श्लेष्मधरा कला रहती है, ऐसा बताया गया है। चक्षु, चक्षु में भी श्लेष्मधरा कला रहती है, ऐसा बताया है।
तो ये सब जितने भी पार्ट है इनको हमें कंसिडर करना है चिकित्सा के पर्पज से, ट्रीटमेंट के पर्पज से। फिर से मैं बताता हूँ, रस धातु, मांस धातु, मेद धातु, मज्जा धातु, यहाँ पे श्लेष्म धरा कला रहती है। उसी तरह से शुक्र धातु में श्लेष्म धरा कला रहती है। उसी तरह से रक्त धातु में श्लेष्म धरा कला रहती है। उरस स्थान में रहती है, फुफ्फुस में रहती है, श्वास वाहिनियों में रहती है, श्वास वाहिनी धमनियों में रहती है। फिर श्वासव स्त्रोतस और प्राणव स्त्रोतस, हृदय में अवलंबक कफ है लेकिन उसको अंदर से लाइनिंग कौन कर रहा है, तो श्लेष्म धरा कला करती है। फिर कंठ में श्लेष्म धरा कला है, सिर में है, तर्पक कफ है लेकिन वहां पे श्लेष्म धरा कला है। फिर उसके बाद में क्लोम, फिर पर्व, जितने अपने जो हाथ के जो उंगलियां हैं उनके जो ज्वाइंट्स हैं उसमें श्लेष्म धरा कला रहती है। वहां पे श्लेषक कफ है लेकिन वहां पे एक मेम्ब्रेन भी है जो श्लेष्म धरा कला कहलाता है। तो जैसे मेद धातु के, जहाँ मेद धातु है वहां पे श्लेष्म धरा कला है। घ्राण में भी श्लेष्म, घ्राणेन्द्रिय जो हम लोग बोलते हैं, नासिका जिससे हम सांस ले रहे हैं, घ्राणेन्द्रिय, वहां पर भी श्लेष्म धरा कला है। जिह्वा में भी श्लेष्म धरा कला है। अगर वो इम्बैलेंस होता है, बोधक कफ है लेकिन वो इम्बैलेंस होता है, तो वहां पे फिर विकृति आ जाती है। इसी तरह से सर्व संध्या, वहां पे श्लेष्म धरा कला है। चक्षु में, आंखों के अंदर अगर हम स्क्लेरा, कॉर्निया, प्यूपिल्स, लेंस, रेटिना, उसके अंदर श्लेष्म धरा कला है, वो प्रोटेक्ट करती है। वो आंखों की संरचना श्लेष्म धरा कला के वजह से बनी है। वहां पे आलोचक पित्त रहता है लेकिन श्लेष्म धरा कला का महत्व है। मज्जा धातु है लेकिन श्लेष्म धरा कला का वहां पे महत्व है। तो श्लेष्म धरा कला अगर हम लोग देखें तो रक्त और फुफ्फुस, श्वास वाहिनी, धमनियां, इसको हम थोड़ा ध्यान में रख के बात करते हैं। तो रक्त धातु अगर विकृत होता है तो उससे बहुत सारी रक्त धातु की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि रक्त धातु बिगड़ गया है तो हम लोग महामंजिष्ठादि क्वाद देंगे, स्किन डिजीज हो गया और सर्व धातु बिगड़ गए तो हम लोग रक्त शोधन, ऐसी दवाइयां देकर ही हम लोग सीमित हो जाते हैं। लेकिन जब रक्त में कफ मिलता है, कफ दोष जो है वो रक्त धातु में मिलता है, तो फिर क्या होता है कि कफ जो है वो मोटा हो जाता है, जिसको हम स्त्यान बोलेंगे, घट्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। और रक्त इतना मोटा हो जाता है, ऐसा मोटा हुआ जो रक्त है, मैं आपको अपने सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, रक्त जो मोटा हुआ है इसका मतलब वो स्टिकी स्टिकी भी हो गया है, गाढ़ा हो गया है कफ, रक्त जिसमें कफ मिल गया है। आश्रय भाव क्या है, रक्त और पित्त का आश्रय भाव है, लेकिन यहाँ पे कफ मिल गया है बहुत ज्यादा, तो वह सर्कुलेट कैसे होगा, घूमेगा कैसे, यह फिर तकलीफदायक हो जाता है। और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि रक्त में स्त्यांता आ जाती है, घनता आ जाती है, तो फिर जितनी अपनी कोरोनरी आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेजेस होने लगते हैं। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है तो वहाँ पे एंजियोग्राफी करेंगे, देखेंगे, और एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी करते हैं, और उसके बाद स्टेंट वगैरह बैठाने वो बैठा देंगे रक्त को पतला करने के लिए, फिर इकोस्प्रिन जैसी दवाइयाँ देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इकोस्प्रिन जो है वो केमिकल है, वह रक्त को पतला करती है, या फिर वारफेरिन करके दवाई है वो पतला करती है, लेकिन रक्त जो है वो किस तरह का कंसिस्टेंसी हो गया है, वह रक्त में कफ दोष बहुत ज्यादा मिल गया है, तो उसमें स्त्यांता आ गई है। स्त्यान मतलब वो स्टिकी स्टिकी और घनता आ गई है, उसका डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो वाग्भट ने इसीलिए बोला है, जहाँ पे वो श्लेष्मा के बारे में बता रहे हैं, वह बोलते हैं कि श्लेष्म धरा कला जो है वहां पे अगर कफ है तो उसकी 5 अवस्थाएं जो होती हैं कफ की, अगर विकृत कफ है तो उसकी वजह से कफ 5 तरह से विकृत हो जाता है। तो उसके लिए जो शब्द यूज किए हैं, स्त्यान मतलब जो गाढ़ा हो गया है बहुत ज्यादा, स्त्यान कफ। फिर पिच्छिल मतलब चिकनाहट वाला कफ। फिर तंतुल मतलब धागे जैसा, थ्रेड जैसा। फिर घन और द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में भी कफ हो जाता है। तो इसका ध्यान ये रखना चाहिए कि जब रक्त जो है वह जब घूमता है, सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में, तो अगर वो कफ के साथ है, कफ विकृत कफ है, अब वो विकृत कफ है कि स्त्यान कफ भी हो सकता है, पिच्छिल कफ भी हो सकता है, तंतुल कफ भी हो सकता है, घना भी हो सकता है, और तो इसके वजह से क्या होता है कि फिर पूरे बॉडी में स्वेलिंग आती है, शोथ हो जाता है, या फिर जोड़ों में शूल होता है। तो पेशेंट बोलता है कि हमें ऐसा पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे हमें ध्यान में नहीं आता है, तो हम रक्त मोक्षण करते हैं,
तो लेकिन वो डिसाइड करना मुश्किल होता है कि हमें रक्त निकालना है कि रक्त को पतला करने की दवाई देनी है। दूषित रक्त निकालना चिकित्सा है, लेकिन पूरे बॉडी में जो स्त्यान कफ है, तंतुल कफ है, फिर घन कफ है, ऐसा बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा कफ है जो रक्त में मिल गया है, तो एलोपैथी के डॉक्टर जो बोलते हैं कि आप इकोस्प्रिन खाओ, 5 mg खाओ या 5 mg के 2 टाइम खाओ, ज़्यादातर तो एक ही टाइम देते हैं, और उसको खाओ और जाओ। तो पेशेंट ये इकोस्प्रिन खाएंगे कब तक? तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप पूरी लाइफ खाओ। लेकिन इकोस्प्रिन अगर कोई खा रहा है, एस्पिरिन या इकोस्प्रिन अगर कोई खा रहा है, तो ये क्या रहते हैं कि एंटीकोगुलेंट ड्रग्स रहते हैं। इसके वजह से अगर कहीं पर घाव हो गया और पेशेंट लॉन्ग टाइम का हिस्ट्री है कि इकोस्प्रिन खा रहा है, तो उसका ब्लड जो है, अगर घाव हो गया, इंजरी हो गया, तो खून रुकेगा नहीं, स्टॉप नहीं होता है। तो ये हमें ध्यान में रखने वाला बात है। तो ये चिकित्सा तो है नहीं परमानेंट कि हम लोग खून पतला करने की दवाइयाँ दे रहे हैं जो डॉक्टर लोग देते हैं। आयुर्वेद जो है कोई भी बीमारी का इलाज परमानेंट करता है। तो जो स्त्यान कफ है, घन कफ है, तंतुल कफ है, पिच्छिल कफ है, उसकी चिकित्सा जो है वो आयुर्वेद करता है। और तो हम लोग कैसे करते हैं वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। दूसरा जो है वो फुफ्फुस के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, लंग्स के बारे में, तो फुफ्फुस और श्वसन संस्थान, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो दिया है, वहाँ पे कफ जमा होता है। गाढ़ा कफ जो है स्त्यान कफ, और लीनावस्था में जाके चिपक जाता है ऐसे गाढ़ा गाढ़ा। तब हम पेशेंट को जब हम स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इधर कफ बड़ा है, इधर कंजेशन है, इधर है, लंग्स के अपर लोब में है, मिडल लोब में है, जो भी है। तो हमें तब पता चलता है स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्ट करके, और फिर जब हम एक्सरे वगैरह निकालते हैं तो हमें अच्छे से पता चलता है कि कफ यहाँ पे जमा हुआ है, स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति हुई है। तो हमें ये देखना है कि हमें वहाँ पे कफ को पतला करना है तो कितना पतला करना है, उसका भी एक लिमिट होना चाहिए। आयुर्वेद में दवाइयाँ हैं कफ, एलोपैथी में तो है कि म्यूकोलाइटिक एजेंट क्या कफ सिरप वगैरह दे देते हैं, टैबलेट्स दे देते हैं। लेकिन हम आयुर्वेद से ज़्यादा अच्छे से जब करते हैं, कफ दोष को समझ के कफ को पतला करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि कफ को कितना पतला करना है। तो हमें, क्योंकि अगर हम पतला करेंगे तो कफ तो द्रव रूप हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा। तो फिर वो अगर बहुत ज़्यादा पतला हो गया, तो अगर हम पतला करेंगे तो व्याधि को और भी बढ़ाने वाला हो सकता है। बहुत ज़्यादा पतला किया तो एक नया व्याधि हो सकता है, बहुत ज़्यादा कफ को पतला किया तो वहाँ पे प्लूरेसी नाम की जो बीमारी है कि लंग्स के नीचे जैसे पानी जमा हो जाता है ना, वहाँ पे उसको हम जन्म दे रहे हैं क्या, मतलब वो नया व्याधि उत्पन्न हो रहा है क्या हमारी दवाइयों से, वो हमें देखना चाहिए। और उसका कॉम्प्लिकेशन जब प्लूरेसी होगा, वहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन होगा, तो वहाँ पे फीवर भी आ सकता है। तो एक बीमारी ठीक करें और दूसरा उससे हो रहा है, तो यह तो चिकित्सा नहीं है। और फिर हमने कफ को द्रवीभूत कर दिया, बहुत ज़्यादा लिक्विड कर दिया, तो वो क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन होंगे और फिर बुखार आने लगेगा, प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा। तो हमें ये देखना चाहिए कि जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो हमें एक्सीलरेटर दबा के और गाड़ी को आगे बढ़ाना होता है। तो हमें जो भी चिकित्सा कर रहे हैं उससे हमें ये देखना है कि एक्सीलरेटर कितना बढ़ाना है, ब्रेक और क्लच को कितना कंट्रोल में रखना है, और हमारी यात्रा कितनी है। हम चिकित्सा कर रहे हैं तो एक तरह से शॉर्ट टाइम के लिए चिकित्सा है कि लॉन्ग टाइम के लिए, पेशेंट हमारा कितने टाइम में रिकवर हो रहा है। तो हमें उस टाइम पे जजमेंट होना चाहिए, और पेशेंट का फॉलोअप जब मिलता है तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक्सीलरेटर को कितना बढ़ाना है। मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझा रहा हूँ, रास्ता कितना बड़ा है और कितना वहाँ पे दौड़ाना है, उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी के पैरेलल कि कफ को पतला कितना करना है कि वो प्लूरेसी ना हो जाए, प्लूरल इफ्यूजन हो जाए, लंग्स के चारों ओर पानी पानी ना जमा हो जाए, और उसके कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए कि बाद में टैपिंग कराना पड़े या फिर मूत्रल दवाइयाँ दे के फिर वो पानी निकालना पड़े। इतना हमें कफ को पतला नहीं करना है। तो ठीक है, ये एक भाग हो गया। अब हम श्लेष्मधरा कला पे फिर से आते हैं। जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन लाइनिंग जो होता है पूरे शरीर में, खासकर अपने श्वास नलिका में, एल्वोलाइज है, ब्रोंकियल्स में है, उसमें भी श्लेष्मधरा कला रहती है, लाइनिंग रहता है जो हमको शरीर को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर श्लेष्मधरा कला जो है, कफ धरा कला, मैं कला की बात कर रहा हूँ, कफ दोष के बारे में नहीं, कला की बात कर रहा हूँ, ये अगर विकृत हो जाता है तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसको हम देखते हैं। तो उससे हिक्का नाम की हिचकी नाम की बीमारी होती है।
फिर श्वास ब्रोंकियल अस्थमा होता है। श्वास के भी 5 टाइप बताए हैं। तो उसमें शुद्र श्वास हो सकता है, तमक श्वास हो सकता है, महाश्वास हो सकता है, ऊर्ध्व श्वास हो सकता है, अलग अलग टाइप का हो सकता है अगर श्लेष्म धरा कला की विकृत होती है। उसी तरह से कास है, क्षतज कास, क्षयज कास, और वातज पित्तज कफज कास, सन्निपातज कास, ऐसा हो सकता है। तो इसको हमें कंसिडर करना चाहिए कि श्लेष्म धरा कला जो है वह विकृत हो रही है तो कितना मात्रा में वो विकृत हो रही है। उसी तरह से राजयक्ष्मा, राजयक्ष्मा जो है वो त्रिविध रूप का राजयक्ष्मा बताया है, षड रूप का राजयक्ष्मा बताया है, या एकादश रूप का राजयक्ष्मा बताया है। तो उसमें भी श्लेष्म धरा कला की विकृति होती है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह से ग्रंथियां होती हैं, तो उसमें ग्रंथियां अलग अलग हो सकती हैं, जैसे कि फाइब्रोएडिनोमा होगा, सार्कोमा होगा, लाइपोमा होगा, ऑस्टियोसार्कोमा होगा, ऑस्टियोमा होगा, अलग अलग तरह मायोमा होगा, तो या फिर फाइब्रॉइड्स होंगे, पीसीओडी होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जहां पर भी ग्रंथि हो रही है वहां पर भी श्लेष्म धरा कला की विकृति है, इसको हमें ध्यान में रखना है। इसी तरह से पूरे शरीर में शोथ हो रहा है, सूजन हो रही है, एकांग शोथ या सर्वांग शोथ, वहां पर भी श्लेष्म धरा कला की विकृति हो रही है। इसी तरह से कफ के जो 20 प्रकार के बीमारियां बताई हैं, चरक संहिता में कफ के नानात्मज सामान्यज विकार बताए हैं, तो उसमें नानात्मज विकार बताए, न आत्मज ऐसे बताए, सामान्यज नहीं। तो उसमें 20 टाइप बताए हैं कफ के, वात के 80 टाइप 80 टाइप बताए हैं, पित्त के 40 टाइप बताए हैं, कफ के 20 टाइप बताए हैं। तो और अष्टांग संग्रह में भी सूत्र स्थान में 19 और 20 अध्याय में भी लिस्ट दिया हुआ है कफ के कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो उसको हमें ध्यान में रखा। तो हमें कफ की जो भी बीमारियां हैं उसमें श्लेष्म धरा कला जो है उसको हमें चिकित्सा से ठीक करना है। श्लेष्म धरा कला को अगर ठीक कर दिया तो हम लोग जंग जीत जाते हैं। तो राजयक्ष्मा हो गया, शोथ हो गया, कफ के 20 प्रकार के रोग हो गए, फिर ज्वर हो गया, विद्रधि हो गया, वृद्धि रोग हो गया, अवरोध जहां है, रोध जैसी संप्राप्ति होती है वहां पे कफ दोष और आम दोष ये सब हो जाता है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। और जो कफ की 5 अवस्थाएं वाग्भट ने बताई है कि स्त्यानता, कफ अगर विकृत होता है तो स्त्यान कफ होता है, मतलब घना कफ होता है, गाढ़ा गाढ़ा होता है। पिच्चिल मतलब चिकनाहट युक्त रहता है, स्टिकी स्टिकी रहता है। तंतुल होता है, धागे जैसा हो जाता है। और घन होता है, उसकी ग्रेविटी और डेंसिटी बढ़ जाती है। और द्रवीभूत होता है, लिक्विड फॉर्म में बहुत ज्यादा पतला एकदम पानी जैसा हो जाता है। ये 5 अवस्थाएं हैं, उसको ध्यान में रखना है और श्लेष्म धरा कला की चिकित्सा करना है। द्रव्यों का अगर विचार किया जाए तो कफ दोष और या फिर श्लेष्म धरा कला को ठीक करना है तो हम लोग क्या मेडिसिन देते हैं, तो सबसे पहले बताया है कफज ग्रहणी अगर हम लोग देखेंगे या कफज व्याधियां अगर देखेंगे तो वहां पे क्षार का प्रयोग किया गया है। आप लोग चरक संहिता में भी देखेंगे तो क्षार का, जैसे गोमूत्र क्षार या फिर यवक क्षार, सज्जी क्षार, या फिर मतलब ऐसे बहुत सारे अपामार्ग क्षार, टंकन क्षार, क्षार का प्रयोग किया गया है। तो ये क्षार का अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो कफ जो है उसका प्रॉपर्टी है आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, पहले क्लेदन क्लेदन करता है फिर विशोषण करके साफ कर देता है। जैसे कि हम लोग साबुन से कपड़ा धोते हैं तो वो कैसा रहता है, वो पूरा अल्कली रहता है, साबुन पूरा क्षार रहता है। तो हम या फिर जो हम डिटर्जेंट पाउडर डाल के कपड़ा में करते हैं तो वो पहले झाग झाग लगता है, पानी में डाल के क्लेदन क्लेदन करता है और फिर उसके बाद में वो जो भी डस्ट है उसको खींच के और शरण करके और वो साफ कर देता है। साबुन को भी हम लगा देते हैं, फिर पानी से धोते हैं तो पूरा कफ मतलब सॉरी वहाँ डस्ट है जो भी मिट्टी है वगैरह है वो साफ हो जाता है। ऐसे ही जब हम क्षार का प्रयोग इंटरनली करते हैं, मेडिसिनल क्षार का प्रयोग करते हैं, तो जो स्त्यान कफ है, पिच्छिल कफ है, घन कफ है, वो सबको वो शरण करने की वजह से वो पूरी तरह से उसको निकाल देते हैं। तो इसलिए श्लेष्म धरा कला पे काम करना है। अगर जैसे कि हमारा पूरा लंग्स जो है वो पूरा भर गया है, कफ से भर गया है, सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी का कंडीशन है, वहां पे हमें कोई क्षार का प्रयोग किया तो वो अच्छे से कफ को निकालेगा और फिर वायु का चिकित्सा अगर हमने बस्ती वगैरह दिया तो वो ठीक हो जाता है। अब अगर ऐसे कंडीशन है जहां पे श्लेष्म धरा कला में कफ चिपका हुआ और लीन अवस्था में बहुत डीपली एनरूटेड कफ जमा होके वहां पे तकलीफ दे रहा है, स्त्रोतरोध कर रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो अगर हमने कफ को ऐसे निकालने को बोला
कि आप कफ निकालो। तो कफ का जो ऐसे उल्टी टाइप होता है, निष्ठीवन शवतु जो होता है, वो कफ मोटा मोटा होता है, गाढ़ा गाढ़ा होता है। तो ऐसा ही कफ जो गाढ़ा गाढ़ा है वो इतना स्टिकी होता है कि वो कफ जाके डिपॉजिट हो जाता है सब जगह। तो इसको ध्यान में रखना है। तो कफ को पतला करने के लिए एलोपैथी में जैसे म्यूकोलाइटिक एजेंट्स रहते हैं, कफ सिरप रहते हैं, उसमें एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिक सिरप ऐसे दो तीन टाइप के एंटीट्यूसिव ऐसे रहते हैं। आयुर्वेद में हम लोग कफ को पतला करते हैं, और कितना पतला करना है वो हमें जजमेंट लेना चाहिए। इसी तरह से अगर हम लोग वाग्भट संहिता में सूत्र स्थान में 15वां चैप्टर अगर देखते हैं, तो उसमें कुछ गण बताए हैं जो श्लेष्म धरा कला को सबसे अच्छा कर देते हैं। ये श्लेष्म धरा कला जो है वह अच्छी होनी चाहिए, मतलब म्यूकोजल लाइनिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर ये विकृत हो गई है श्लेष्म धरा कला, तो उसके वजह से व्याधियां हो जाती है। जैसे कि क्रॉन्स डिजीज अगर आप देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जख्म जख्म हो गया, अल्सरेशन हो गया, तो पेशेंट जो खाए पिएगा, एक तो ग्रहणी दृष्टि भी रहती है उसमें, खाए पिएगा उसको वॉशरूम जाना पड़ेगा, 10 से 15 बार वॉशरूम जाएगा, और उसमें म्यूकस म्यूकस निकलते रहेगा, क्योंकि वहां पे अल्सरेशन हुआ है, वहां की श्लेष्म धरा कला विकृत हुई है। उसको हील होना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक रूप से श्लेष्म धरा कला हील होना बहुत जरूरी है। अगर हील होगा तभी वहां पे पचन क्रिया अच्छी होगी, सार्किट विभाजन अच्छा से होगा, और पेशेंट को जो ब्लीडिंग हो रहा है, खून आ रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए थे अप्रैल महीने में। तो उनको क्या था कि वो खाना वाना खाते थे, उनको भूख नहीं लगता था, तो वो वॉशरूम जाते थे, जोर लगा के पेट साफ करने का कोशिश करते थे, या कायम चूर्ण, या कोई कोई पेट सफा चूर्ण, ऐसे कुछ कुछ वो चूरन वूरन खा के पेट साफ करते थे। तो उस दवाई, वो सब दवाइयों से बॉडी में रुक्षता बढ़ी। रुक्षता बढ़ने से श्लेष्म मदरा कला जो है वो पूरा डैमेज होने लगा। और मैं अपने भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि उनको ना ब्लीडिंग होने लगा। जब भी वो वॉशरूम को जाते थे तो खून आता था। तो उन्होंने टेस्ट कराया, तो वहाँ पे जो डॉक्टर लोग थे उन्होंने एंटीबायोटिक वगैरह दिया। उनके साइंस में ये श्लेष्म धरा कला को ठीक करने का ऐसा कोई उपाय नहीं है। मतलब वो कफ ऊपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तक तो है, वो लोग म्यूकोलाइटिक ड्रग्स और ये सब देते हैं, लेकिन उनका विचार ऐसा नहीं है कि श्लेष्म धरा कला हमारे पेट के उसमें भी है। मतलब वो लोग मानते हैं म्यूकोजल लाइनिंग वगैरह है, एपिथेलियल सेल्स ये सब मानते हैं, लेकिन चिकित्सा कैसे करना है वो लोग इस बारे में उतना अच्छे से विचार नहीं करते हैं कि हील कैसे करना है। तो इसीलिए वो लोग इसको क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस को वो लोग बोल देते हैं, और एक तरह से कुष्ठजन्य संप्राप्ति होती है। मतलब इंटेस्टाइन का एक तरह से कुष्ठ हो गया, आयुर्वेद के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसको हम ये नहीं बोलेंगे इंटेस्टाइनल लेप्रेसी हो गया, ऐसा नहीं, आयुर्वेद के हिसाब से कुष्ठ हो गया। त्वचा रक्त मांसलसिका की दृष्टि होती है, तीनों दोषों का प्रकोप होता है। तो वो लोग ना एंटीबायोटिक्स देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, यही सब एलोपैथी में दिया जाता है, लेकिन हील करने के लिए कोई भी चिकित्सा नहीं है। आयुर्वेद में जब वो आते हैं मेरे पास है, मैंने उनको तीन चार चीजें ही दिया। मैंने उनको जो हमारे संधान्यगढ़ में यष्टि मधु है, जो श्लेष्म धरा कला को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करती है, तो मैंने यष्टि मधु, त्रिफला, त्रिफला कषाय रस से बहुत अच्छा काम करता है, एंटीबायोटिक भी है आयुर्वेद का। तो यष्टि मधु, फिर त्रिफला, हल्दी और चंदन, ये चार चीजें उनको काढ़े बना के दिया, दीपन पाचन के लिए दिया, पित्त शामक दवाइयाँ दिया। तो वो पेशेंट जो है वो कैंसर, मतलब इंटेस्टाइन का कैंसर हो गया है, कोलोन कैंसर हो गया है, इसके लिए वो बहुत सारा इलाज करा रहे थे, लेकिन कहीं पर भी फायदा नहीं हो रहा था। आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग भी दे रहे थे, बहुत सारा दवाइयाँ दे रहे थे, लेकिन ठीक नहीं हो रहे थे। मैंने अपनी तरफ से डायग्नोसिस किया, जो मेरा डायग्नोसिस और रिजल्ट है वो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने जब उनको दिया, मतलब मैंने और भी दवाइयाँ दिया कि उनको खून आ रहा है तो ब्लीडिंग बंद होना चाहिए, इसलिए प्रवाल पंचामृत जो है वो गुलकंद के साथ, गोदुग्ध भावित प्रवाल पंचामृत गोदुग्ध के साथ, कामदूधा रस, सुशेखर रस, और दीपन पाचन के लिए आरोग्यवर्धनी वटी, आम पाचक वटी, ये सब दिया मैंने। गंधक रसायन, पंचतिक्त घृत गुगुल, ये भी दिया थोड़ा थोड़ा मात्रा में। और उसके साथ में मैंने ये चंदन, हल्दी, यष्टि मधु और यष्टि मधु, त्रिफला चूर्ण, ये एक एक मिक्स करके दे दिया कि आप एक एक चम्मच सुबह शाम खाइए। तो यष्टि मधु, चंदन, त्रिफला, हल्दी से उनका पूरा जो वो जो ब्लीडिंग हो रहा था वो पूरी तरह से हील हो गया, और वो पेशेंट को ना खून जो आ रहा था वो बंद ही हो गया। अब वो पेशेंट जो है वो फिर परेशान हो गए कि मेरा ब्लीडिंग कैसे बंद हो गया, ये डॉक्टर ने चंदन वंदन खिला के मेरा कैंसर कैसे ठीक कर दिया, ये आज तक उनको समझ नहीं आया।
वो मुझे परेशान करते हैं कि आपने मुझे कैसे ठीक किया। और वो थोड़ा पेशेंट एलोपैथी डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कोलोनोस्कोपी किया, क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि मैं इतना बड़ा बीमारी, कोलोन कैंसर है, और वो 4-5 दवाई से कैसे ठीक हो गया। उन्होंने कोलोनोस्कोपी कराया, सब कुछ कराया, तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। मतलब वो 15-20 दिन में हील हो गया, और वो श्लेष्मधरा कला अच्छा से बन गया। ये आयुर्वेद का चमत्कार होता है, क्योंकि हम जड़ से करते हैं। और मैंने इसका कॉन्सेप्ट ये बताया कि श्लेष्मधरा कला को रिपेयर करने का काम कौन करता है, तो कषाय रस के द्रव्य, और भी बहुत सारे द्रव्य है, जैसे आरक वदादि गण है। वाग्भट सूत्र स्थान 15वां चैप्टर जो है उसमें आरक वदादि गण है। अभी हमारे पास कुछ दिन में जूम आ जाएगा, तो मैं आप लोगों को वो स्क्रीन पे दिखाऊंगा, तो आप लोग को और सीखने को मिलेगा। तो आरक वदादि गण के जो द्रव्य हैं, अर्कादि गण के जो द्रव्य हैं, मुष्ककादि गण के जो द्रव्य हैं, असनादि गण के जो द्रव्य हैं, मुस्तादि गण के जो द्रव्य हैं, वत्सकादि गण के जो द्रव्य हैं, ये जो गण में वाग्भट जी ने, आचार्य वाग्भट जी ने बताए हैं, उसका इस्तेमाल अगर हम लोग करें तो श्लेष्मधरा कला जो पूरे शरीर में व्याप्त है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और इसमें से सिलेक्शन करना भी, इसके लिए हमारा द्रव्य गुण जो है, रसवीर्य विपाक, प्रभाव, और कौन सी मेडिसिन कहाँ पे काम करती है, उसका अभ्यास होना चाहिए। और ये अभ्यास करते 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 सीखते ही हैं हम। उसके बाद में हमें श्लेष्मधरा कला पे काम करने वाली दवाइयां अगर देखें, तो जिसको हम रिंगणी बोलते हैं या कंटकारी बोलते हैं, वह श्लेष्मधरा कला को बहुत ही अच्छा कर देती है। उसी जैसे वासा है, यष्टि मधु है, कर्कट श्रृंगी है, वंशलोचन है। वंशलोचन का सितोपलादी चूर्ण आप लोगों ने सबने खाया ही होगा। तो वह हमारे श्लेष्मधरा, अगर वो भी अच्छा ओरिजिनल मिलना चाहिए, तो वह हमारा श्लेष्मधरा कला को अच्छा कर देता है। इसी तरह से कुष्मांड है, जो हम पेठा बोलते हैं, पेठा का मिठाई बोलते हैं, लाल कद्दू जो होता है, काशी फल, वह जो है वह श्लेष्मधरा कला को बहुत ही अच्छा से रिपेयर कर देता है। इस तरह से श्रृंग है, बारहसिंगा का जो सिंग होता है उसका हम भस्म बनाते हैं आयुर्वेदिक मेथड से, तो वह जो है श्रृंग, वह श्लेष्मधरा कला को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करता है। इसी तरह से जो प्राणिज पदार्थ होते हैं, जैसे श्रृंग भस्म, वह तो बहुत अच्छा काम करते हैं। उसी तरह से धातु अगर हम ले, तो स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, तो वह कला को, और जो श्लेष्मा से बने हुए अवयव हैं, जैसे कि चक्षु है, घ्राण है, जो श्लेष्मा से बने हैं, और हमारा जो लीवर है, पेंक्रियास है, मतलब वो बने तो कफ से ही है ना, वहां पर भी श्लेष्मधरा कला है। उनको वह जहां पे भी विकृति आती है उसको नियंत्रित करके ठीक कर देते हैं। उसी तरह से जो अब्रक बोला है, वह श्लेष्मधरा कला पे बहुत अच्छा काम करता है। जो आप लोगों ने शतपुटी अब्रक भस्म, अब्रक को व्योम भी बोलते हैं, आकाश भी बोलते हैं, इंग्लिश में माइका बोलते हैं। तो अब्रक जो है वह बहुत ही अच्छा श्लेष्मधरा कला पे काम करता है। इसी तरह से वनस्पतिज द्रव्यों को अगर हम लोग देखें, तो आस्कंद या अश्वगंधा जो है वह श्लेष्मधरा कला को बहुत अच्छा काम करता है। जब भी हमारे पास अगर पेशेंट आए, जैसे कि हमारे पास ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट आए, या क्रॉनिक कफ के पेशेंट है, निमोनाइटिस के पेशेंट है, एलर्जिक रिनाइटिस के पेशेंट है, तो हम लोग उनको मेडिसिन देके, घी पिला के और वमन कराते हैं। वमन कराने के बाद लंग्स को मजबूत करना है कि उनको कोई भी तकलीफ ना हो, तो हम लोग अगर कंटकारी अवलेख, अश्वगंधा अवलेख, वो मैंने उनको भी बताया था, हरिहर सर को भी बताया था। तो डॉक्टर हरिहर सर ने अपने 2 पेशेंट को दिया वमन करा के, तो उनके पेशेंट को फिर से हुआ ही नहीं तकलीफ, मतलब इतना परमानेंट वो जो है लंग्स मजबूत हो गया, तो कोई दवाई की जरूरत ही नहीं, इतना बढ़िया काम करता है। तो अश्वगंधा का बहुत अच्छा रोल है। उसी तरह से दशमूल, दशमूल का क्वाथ अगर दे दिया जाए तो वात कफत संप्राप्ति को ठीक करता है, श्लेष्मधरा कला को बहुत ही अच्छा करता है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद में वासा, कंटकारी, एरंड, कैस्टर जो होता है बहुत अच्छा काम करता है, गुगुल बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद में हम लोग माश जो होता है, उड़ीद, उड़ीद जो होता है वो कफ बढ़ाता है बहुत ज्यादा, तो उसका अगर प्रयोग करें तो वह श्लेष्मधरा कला को बहुत ही अच्छा काम करता है। फिर हमें यह देखना चाहिए कि कफ बहुत पतला हो गया है और प्लूरेसी हो गया है बहुत ज्यादा, तो उसमें हम क्या दे सकते हैं। तो प्लूरेसी भी 2 टाइप का होता है, एक वेट प्लूरेसी, एक ड्राई प्लूरेसी। वेट प्लूरेसी में पानी जैसा प्लूरेसी होता है, एक ड्राई प्लूरेसी भी होता है, वहां पे पानी होगा लेकिन स्निग्धता कम रहेगी। तो अपने आचार्य लोगों ने ये जो प्लूरेसी का कॉन्सेप्ट है, वहां पे कफ बहुत ज्यादा द्रवीभूत हो गया है, क्योंकि कफ का स्थान उर बताया है। यहाँ पे अगर कफ प्राकृत नहीं है, या तो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है या द्रवीभूत हो गया है, तो दोनों तरह से बीमारियां हो जाती है।
तो उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ बताई हैं, जैसे कि कफ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और घट हो गया है और कफ को ठीक करना है, तो वहां पे पथ्यादिक्वाथ, जो ज्वर अध्याय में वाग्भट संहिता में बताया, पथ्यादिक्वाथ, वह देने से वह ज्वर को भी ठीक करेगा और वात कफत संप्राप्ति, वात कफत जन्य ज्वर है और श्लेष्मधरा कला है, उसको वो पथ्यादिक्वाथ बहुत अच्छा काम करता है। पथ्या मतलब हरित की आदि वो द्रव्य है, तो वह पथ्यादिक्वाथ देना चाहिए, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। क्योंकि वो क्या करता है कि अगर पानी पानी है तो हरित की जो है वो कषाय रस प्रधान है, और भी रस है उसमें, लवण रस नहीं है, तो वह पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। पथ्यादिक्वाथ इतना बढ़िया काम करता है, जहाँ पे प्लूरसी है, लंग्स के नीचे जो पानी जमा हो गया है, उसको देना चाहिए दीपन पाचन अनुलोमन करने के बाद। उसी तरह से अगर हम लोगों ने शिलाजित का प्रयोग किया, तो शिलाजित जो है वो बहुत ही अच्छा, वेट प्लूरेसी या ड्राई प्लूरेसी दोनों में शिलाजित का बहुत अच्छा काम होता है। इसी तरह से स्वर्ण धातु से बने हुए दवाइयाँ हैं, बृहत्वाद चिंतामणि रस, फिर उसके बाद में श्वास रस चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, महालक्ष्मी विलास रस, यह बहुत ही अच्छे काम करने वाली दवाइयाँ हैं, जो स्वर्ण जो है वो रीजनरेट करता है, लंग्स के पैरेनकाइमल सेल्स को नया नया बनाता है, इसलिए उसका प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से अब्रक भस्म का प्रयोग जो है वह श्लेष्मधरा कला पे बहुत ही अच्छा काम करता है। इसी तरह से चंद्रामृत रस बहुत ही अच्छा काम करता है, व्योषादि वटी बहुत अच्छा काम करता है, समीर पन्नग रस बहुत अच्छा काम करता है, कर्पूरादि चूर्ण, रस सिंदूर, उसी तरह से मनशिलादि धूम या लेप जो ऊपर से लगाते हैं, फिर पंचकोल या पंचकोलासव या त्रिउष्ण, त्रिकटु, शुंठी, स्वर्ण मालिनी वसंत, उसी तरह से तांबुल्यहम, कंटकारी अवलेहम, कंटकारी घृतम, सौभाग्य शुंठी पाक, ऐसे बहुत सारे असंख्य दवाइयां हैं हमारे आयुर्वेद में। श्लेष्मधरा कला पे काम करने के लिए कम से कम 1.5 लाख तरह की आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं। आप लोगों ने 1-2 हफ्ते पहले एक पेशेंट का सुना था, मेरे सेशन में ही सुना था जूम पे, कि क्लिनिकल संभाषा में एक सर आए थे मुंबई के, जो सीए हैं, उनका बेटे का ब्रोंकोस्पाज्म हो गया था, वह आईसीयू में एडमिट था। डॉक्टर्स ने कहा था कि अभी इतना ब्रोंकोस्पाज्म हो गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसको वेंटिलेटर पे लगाया था, ऑक्सीजन दे रहे थे और मशीन चला रही थी, ब्रीदिंग जो है वो वेंटिलेटर चला रहा था, और डॉक्टर ने कहा कि आप इसको लेके जाइए, हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है, इतना ज़्यादा ब्रोंकस है, वो स्पाज्म में गया है, मतलब अकड़ गया है, स्टिफनेस आ गई है। तो जब उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, तो आप लोग को याद होगा, जो लोग सेशन से जुड़े हैं उनको मैंने बताया था कि आप चंदन बला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती दीजिए। शौच के मार्ग से उन्होंने एनीमा टाइप वो बस्ती दिया। जब बस्ती गया 10 ml का, तो जो ब्रोंकोस्पाज्म था, सारे जो अंदर के जो रिब्स के मसल्स थे, इंटरनल मसल, वो सब लूज हो गए, और फिर उन्होंने कंटिन्यू किया। डॉक्टर्स लोग को भी अचंभा हुआ कि ये क्या हो गया। हमने वहाँ पे ब्रोंकोस्पाज्म जो हुआ था उसको हमने रिलैक्स किया बस्ती से। तो श्लेष्मधरा कला में एक तरह से तेल का बस्ती भी बहुत अच्छा काम करता है, स्नेह स्नेह भी, क्योंकि श्लेष्मधरा कला पूरा ड्राई हो गया, रुक्ष गुण बढ़ गया, वहाँ पे चंदनमला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती दिया गया, तो पेशेंट का ब्रोंकोस्पाज्म ठीक हो गया। फिर बाद में उनको जनरल वार्ड में एडमिट किया, छोड़ दिया गया, और उसके बाद में वो बोले कि आपका बच्चा चमत्कार हो गया, कैसे ठीक हुआ हमें नहीं पता है, और उसको भेज दिया गया। तो उनको अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि बच्चा ठीक कैसे हुआ। एलोपैथी के बड़े बड़े डॉक्टर्स जो आए थे, चेस्ट फिजिशियन, और जो पेशेंट के पिताजी हैं वो भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो उन्होंने भी कहा कि ब्रोंकोस्पाज्म हुआ क्यों। तो ऐसा मैंने उनको बताया कि आप एक तो एसी में रखते थे अपने बच्चे को दिन रात, दूसरा क्या है कि जब थोड़ा सा सर्दी बुखार आया तो आपने आईसीयू में एडमिट करा दिया, तो जो वेंटिलेटर कंटिन्यू जाएगा उससे रुक्षता बढ़ी, और वो बच्चे को तकलीफ दिया, और उससे रुक्षता से ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा था। यह आयुर्वेद है। जब हम आयुर्वेद के हिसाब से देखते हैं, तत्रुक्षा लघु शीता खरा सूक्ष्म चलो नीलहा, मतलब रुक्षता बढ़ती है तो वायु का प्रकोप होता है। तो उन्होंने जब बस्ती दिया, वायु का कंट्रोल हो गया, और बाद में मैंने इंटरनल दवाई में उनको कंटकारी अवले, कंटकारी घृत, और श्वास का चिंतामणि रस, सिद्ध मकर, स्वर्ण मालिनी वसंत, ये सब जब दवाई दिया, तो अभी बच्चा 100% ठीक हो गया है, और वह आराम से एंजॉय कर रहा है अपना लाइफ। यह जो आईसीयू से और जहाँ पे एलोपैथी ने हाथ खड़े कर दिए थे, उसको हमने श्लेष्मधरा कला को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा दिया, तो बच्चा ठीक हो गया है। आप लोग को जो भी प्रश्न है
अभी मैंने बहुत ही थोड़ा बताया। हमारा अभी जूम का सेशन शुरू हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, तो आप लोग मेरे साथ कन्वर्जेशन कर सकते हैं। फिर हाँ, फेसबुक पे भी एक नया पेज बन गया है, उसमें भी हम लोग बात कर सकते हैं। अभी आप लोग फेसबुक लाइव से जो सुन रहे हैं उसको ध्यान में रखिए। आप लोग के मन में जो भी शंका आ रही है वो आप लोग जरूर लिख नोट डाउन करके रखिए। जब हमारा जूम का सेशन शुरू होगा उसमें आप श्लेष्मधरा कला से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है वह जरूर पूछिएगा। मुझे आंसर देने में भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर हूँ। मैं जो भी बात बताता हूँ वो प्रैक्टिस में जो मुझे अनुभव मिलता है उसके आधार पे आप लोगों को मैं कुछ कुछ बातें सिखाता हूँ। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अभी आज का इतना ही था। कल हम लोग पुरुष धरा कला पे बात करेंगे। षष्ठी पुरुष धरा कला, या अस्थि धरा कला चाहे पुरुष धरा कला, या पुरुष धरा कला चाहे अस्थि धरा कला, उस पे हम कल बात करेंगे। और उसके बाद में हम पित्त धरा कला पे बात करेंगे। और उसके बाद में हम लोग शुक्र धरा कला पे बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सारे कलाओं को कवर करेंगे। अभी वो जो प्लेटफॉर्म था वहाँ से हट के मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, और धीरे धीरे हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे आएंगे। अपना नया प्लेटफॉर्म बन रहा है, और वहाँ पे हम लोग, आप लोग अगर मेरे से जुड़ेंगे तो मैं आप लोगों को ये आयुर्वेद के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताते रहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, प्रणाम। आगे का जो भी सेशन होगा वो मैं अपडेट दे दूंगा आप लोगों को। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।